नमस्कार, करियर टीवी में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सबको पता होगा कि एसएससी जीडी 2024 की वैकेंसी जिसका बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था, वो वैकेंसी फाइनली आ चुकी है। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी में जो भी वैकेंसी आई हैं, उनमें आपके लिए वैकेंसी कितनी है, आप जिस भी कैटेगरी से आ रहे हो, उस कैटेगरी वाइज़ वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है और पिछले ईयर में जो भी एग्जाम हुए हैं उनकी कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए इस बार की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पे बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपके एप्लीकेशन है वो आ चुके हैं, 24 से आपके ऑनलाइन होना स्टार्ट है। नेक्स्ट है जो लास्ट डेट है अप्लाई की वो 31 तारीख है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 31 दिसंबर तक का वेट ना कीजिए। आप जल्दी ही अगले 4 से 5 दिनों में फॉर्म को ऑनलाइन करने के बाद में अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है कि जो एग्जाम फीस पे करनी है आपको, उसकी लास्ट डेट फर्स्ट जनवरी 2024। इसका कोई मतलब नहीं, आपको फॉर्म तुरंत ऑनलाइन करना है, उसका पेमेंट कर देना है ताकि आप आगे की चीज़ों के लिए तैयार हो सको। फिर करेक्शन डेट दी हुई है आपके सामने, एग्जाम डेट जो सीबीटी होती है, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है बेसिकली जो है 20 फरवरी टू 20 मार्च के बीच में एग्जाम आपके हो जाने हैं। अब आप समझिए, आज से मुश्किल से आपके पास में 1.5 महीना बचेगा, बहुत ही मुश्किल से 1.5 महीना। तो इसलिए इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर हो जाइए कि कैसे दिसंबर और जनवरी आपको मिलेगा, मतलब मुश्किल से 2.5 महीना, सॉरी 2.5 महीने में आपका ये एग्जाम हो जाना है। अब उस एग्जाम के लिए जो भी रणनीति है 2.5 महीने में आप कैसे क्रैक करेंगे, उन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप देखोगे कि जो हमारा इसका जो आप फॉर्म ऑनलाइन करने जाओगे तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही छोटी चीजें हैं कि आपका एग्जाम फीस जो होगा वो 100 रुपीज होगा। ये किसके लिए है, आप अगर जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 100 रुपीज पे करना है। आप अगर फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट या फिर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए फीस कोई भी नहीं होगी, 0 फीस होगी। ठीक है, इसके बाद में आपको देखना है नई स्लाइड पे आप पाओगे कि इसकी एज लिमिट जो है वो कब से काउंट करी जाएगी। ये बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही थी कि एज से संबंधित क्या क्वेश्चन बनेगा। तो पहली बात तो 1 तारीख फर्स्ट महीना 2024 जो है, मतलब 1 जनवरी तक का आपसे रिकॉर्ड देखा जाएगा। अगर आपकी एज फर्स्ट 2024 तक अगर आप 18 ईयर कंप्लीट कर पाते हो तो आप इसके एलिजिबल हो, और मैक्सिमम एज इसकी 23 ईयर है, मतलब इस डेट तक आपकी 23 कंप्लीट हो या 23 के अगर आप ऊपर निकल गए हो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। ओके, तो मिनिमम एज आपने देखी 18 ईयर है और जो मैक्सिमम एज है वो मैक्सिमम एज हो गई आपकी 23 ईयर। सो अभी एक चीज और देखनी है कि इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी मिलेगा, मतलब कैटेगरी वाइज कुछ एज में आपको छूट भी मिलेगी, वो आप अलग अलग श्रेणी में किस श्रेणी से आते हो उसमें आप देख लोगे। नेक्स्ट आप देखोगे तो आप पाओगे कि इसमें कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कौन सी पोस्ट चाह रहे हो और उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है। तो आप देखोगे बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए 6174 वैकेंसी की बात कर रहे हैं। ऐसे ही सीआईएसएफ के लिए 11025 वैकेंसी की बात हो रही है। सीआरपीएफ के लिए 3337 3337 वैकेंसी की बात हो रही है। नेक्स्ट आप देखोगे कि एसएसबी के लिए 635 वैकेंसी की बात करी जा रही है। आईटीबीपी 3189 वैकेंसी है, और एआर असम राइफल जिसको बोलते हैं उसकी 1490 और एसएसएफ की 296। अब आप देखोगे इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर आप देखोगे तो सीआईएसएफ की है, वो है 11025। जी हाँ, सीआईएसएफ के लिए अगर आप अपने आप को एलिजिबल पाते हो और अगर आपको सीआईएसएफ में इंटरेस्ट है तो नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा उसी में है। उसके बाद में आप देखोगे तो पहले नंबर पे तो सीआईएसएफ की आ गई, दूसरे नंबर पे आप देखोगे तो बीएसएफ की आ जाती है। बीएसएफ की दूसरे नंबर पे हो जाएगी जिसकी वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसीज है 6114। ऐसे ही आप देख लोगे सीआरपीएफ के लिए 3337 है, एसएसबी 635 है, और आईटीबीपी जी हाँ जो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस होती है उसके लिए वैकेंसी है 3189। ये आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज में
कितना, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज है सीआईएसएफ की, ये मेन बात थी इसकी। नेक्स्ट देखेंगे तो हमने अब इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया, जैसे मैंने आपको थंबनेल में बताया है कि आपके लिए वैकेंसी कितनी है, तो ये आप देख लीजिए। जैसे ये जो आपने देखी ये टोटल वैकेंसी थी कि टोटल वैकेंसी इतनी है, अब इसको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए पर्टिकुलर नंबर ऑफ वैकेंसीज रखी गई हैं। ऐसे ही देखोगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे इस वैकेंसीज में कि अगर आप मेल कैंडिडेट हो तब ये नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके लिए, फीमेल के लिए हम आगे लगा के आते हैं। सो ये बीएसएफ है, इसका कोड आप जब फॉर्म भरोगे तो उसमें देखा जाएगा, इसका कोड ए आएगा। तो इसमें अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 1956 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1025 है, ओबीसी के लिए 1028 है, एसटी के लिए 735, एसटी के लिए 467। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो बन जाती हैं वो है 5211। जी हाँ, 5211। तो आप देख लोगे अनरिजर्व के लिए 1956 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1025। अब आप जिस भी कैटेगरी से आते हो आप देख सकते हो, मान लीजिए आप ओबीसी हैं तो आपके लिए 1028 वैकेंसी हैं बीएसएफ के लिए। फिर आता है सीआईएसएफ, इसका कोड बी होता है, आपको फॉर्म फिल करना होगा। सो सीआईएसएफ की अनरिजर्व जो है वो 4151 है, ईडब्ल्यूएस की 1089 वैकेंसी है, ओबीसी की 2196 है, एसटी के लिए 1506 वैकेंसी है और एसटी के लिए 974। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो इसमें है वो कितना है, 9913। ये मेल की बात हो रही है, मतलब मेल के लिए जो ये वैकेंसी रखी गई है। ऐसे ही सीआरपीएफ के लिए देखोगे आप तो ये अनरिजर्व की हो जाएंगी। उसके बाद में अनरिजर्व के बाद में आप देखोगे ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 509 हो जाएंगी। फिर ओबीसी के लिए 688 है, एससी, एसटी और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आप देख पा रहे हो, एसटी के लिए 461 और एसटी के लिए 294। ऐसे ही ये नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हुई हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे एसएसबी के लिए तो 226 है, अनरिजर्व के लिए 94 है, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 125 है, एससी के लिए 103 है, एसटी की 45 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इसका वो 593 है। अभी हम ये भी जानेंगे कि पिछले ईयर की कट ऑफ क्या गई थी, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, तो क्या अब कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं या कट ऑफ कम होने के चांसेस हैं। तो अब आईटीबीपी की बात करोगे तो इसका कोड ई हो जाएगा। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी जो अनरिजर्व है, मतलब जनरल जिनको बोलते हो, वो 1200 है। फिर 285 ओबीसी का हो जाएगा, ये फिर आपका हो जाएगा ईडब्ल्यूएस के लिए 285 और ये हो जाएगा आपका ओबीसी के लिए। उसके बाद में आप देखोगे एससी के लिए 380 और एसटी के लिए 306 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आ जाएंगी वो 2694 हो जाएंगी मेल के लिए आईटीबीपी में। ऐसे ही एआर और एसएसएफ के लिए भी नंबर ऑफ वैकेंसीज आप नीचे स्क्रीन पर देख रहे हो। तो चलो फीमेल के लिए बात कर लेते हैं। ये हुई नंबर ऑफ वैकेंसीज मेल की। अब आता है अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कौन सी पोस्ट के लिए कितनी है। तो सीआईएसएफ के लिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल हो तो आपके लिए 362 वैकेंसीज हैं, 362। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए 181 है और ओबीसी के लिए 199 है, एसटी के लिए 138 है और एसटी के लिए 83। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 963, ठीक है। सीआरपीएफ के लिए जो कोड तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद में कोड आपका सीआरपीएफ के लिए तो आप देख रहे थे, मैंने कहा जो बीएसएफ का कोड होता था वो ये होता था। फिर इसकी अनरिजर्व की वैकेंसीज कितनी है, 362, ईडब्ल्यूएस के लिए 181, ओबीसी के लिए 199, एसटी 138, एसटी 83 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 963 है। ऐसे ही सीआईएसएफ के लिए कोड आपका दिया जाएगा, वैकेंसीज आपकी दी हुई है 476, 125 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 244 मतलब 244 वैकेंसी है ओबीसी के लिए और एसटी में 164, 103 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो 1112 है, मतलब 1112 वैकेंसीज हैं। तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज सीआईएसएफ में भी हैं, फीमेल्स के लिए भी। अनरिजर्व में 476 है, ईडब्ल्यूएस में 125 है, ओबीसी में 244 है, एसटी 164 है, बाकी एसटी 103 है और फिर 1112 है। चलो अब आगे देखते थे, आगे देखेंगे ये सारे नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके दी हुई हैं। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जिस भी पोस्ट के लिए आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो। जैसे एसएसबी का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कोड, 19 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ भी नहीं है, ओबीसी के लिए 6 है, एसटी की 16 है, एसटी की 1 है और फिर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 42 है। अब आगे हम बढ़ते हैं
तो जो पीएसटी टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पीएसटी टेस्ट क्या होता है? पहली चीज तो ये कि आप ये एक तरह से आपका फिजिकल स्टैंडर्ड आपका ये होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर एनी पर्टिकुलर पोस्ट ऑफ एसएससी जीडी। सो ऊंचाई की बात करते हो, मतलब जो हाइट होनी चाहिए आपकी, जो हाइट होनी चाहिए वो पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अगर कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ऊंचाई की बात करेंगे, अगर महिला की बात हो जाएगी तो 157 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर यहाँ पे मेल की बात करोगे तो 170, फीमेल की बात करोगे तो 157। फिर आती है इसका सीना, जो हमारी चेस्ट बोलते हैं जिसको चेस्ट बोलते हो, तो पुरुषों के लिए जो फुलाना होता है विस्तारित फॉर्म, वो 80 सेंटीमीटर होता है और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का विस्तार करना होता है। मतलब 80 आपका नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका फूलने से बढ़ना चाहिए। मतलब मिनिमम विस्तार आपका 5 सेंटीमीटर माना जाएगा या रिक्वायर्ड होगा। फिर जो वजन है पुरुष या महिला का, तो उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और चिकित्सा जो आपका एक दिया हुआ है पीछे, जब आप नोटिफिकेशन ओपन करोगे तो उसमें यह लिखा हुआ है कि वजन भी आपके लिए मैटर करेगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, कुछ लोग हैं, जो कुछ बच्चे हैं जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आप ये समझो कि आप लोग ये पूछते हो कि सर पीएसटी की पीईटी की तैयारी कब करें और मैं इसकी तैयारी कब करूं, पहले रिटन देखूं कि पीटी देखूं। तो भैया जैसे ही नोटिफिकेशन आया है आप एग्जाम तो दे दोगे, बट अगर आप फिजिकल में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कमजोर रह जाते तो आपके लिए एग्जाम कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए नोटिफिकेशन आ गया है, आप अपने फिजिकल पे भी ध्यान दीजिए। जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो आप थोड़ा अपने वेट पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दीजिए। देखो ये जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है वो एक दिन में नहीं आएगा, वो 10 दिन में भी नहीं होगा। इसके लिए थोड़ी मेहनत आपको शुरुआत से करनी होगी। तो कोशिश कीजिए कि अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप देख लो, जो पीटी है इसका फुल फॉर्म हो जाता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो अब इसमें पुरुष उम्मीदवार के लिए देखो क्या होता है, पुरुष के लिए क्या होगा और महिला के लिए क्या होगा, ये अलग अलग हमने लिख दिया यहाँ पे। तो पुरुषों के लिए जो दौड़ है, मतलब जिसको रेस बोलते हो, तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर। ऐसे ही अगर महिलाओं की बात करोगे तो आप लोगों को 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा, और वो भी 8.5 मिनट में, ठीक है। 8 मिनट 30 सेकंड बोल सकते हो, आपको कितना है 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। ऐसे ही चेस्ट की जब बात करोगे तो अभी आप मेल के लिए देख चुके हो, 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव भी आना चाहिए। नेक्स्ट है, ये आपने रेस की बात देख ली, तो रेस में आप समझ लीजिए कि 24 मिनट का मेल कैंडिडेट को समय मिलेगा, फीमेल कैंडिडेट को 8.5 मिनट का समय मिलेगा। आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है और फीमेल्स को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए मैं फिर से रिकमेंड करता हूँ, आप थोड़ा अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। जो खाना पीना खा रहे हैं थोड़ा सा उसमें न्यूट्रिशन, जो आपके न्यूट्रिशंस होते हैं उनको और बढ़ाइए। थोड़ा सा एनर्जेटिक रहने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें अपनी डाइट में शामिल कीजिए जिससे कि आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आराम से क्लियर हो सके। रेस आपको करनी है तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इन सब चीजों पे अगर आप काम करोगे तो आपका दिल दिमाग, आप लगेगा कि आप सच में एग्जाम के लिए सीरियस हो। एक दिन में कुछ भी नहीं होने वाला। 10 दिन में आखिरी के लोगों का मानना होता है कि हम रेस कर लेंगे, लेकिन बड़ा कड़वा अनुभव होता है, बट नहीं हो पाता। तो इसलिए कोशिश कीजिए फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो आपका पीटी परीक्षा है उसकी भी तैयारी आप रिटन के साथ साथ करते रहिए। थोड़ा थोड़ा समय निकालिए, मॉर्निंग या इवनिंग जो भी आप कंफर्टेबल फील करो। चलो आगे देख लेते हैं थोड़ी सी चीजें और, कि इसमें जो पेपर का आपका पैटर्न रहेगा वो पैटर्न क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे और कौन से सब्जेक्ट से होंगे। तो आप समझो आपका ये सीबीटी मोड में रहेगा। सीबीटी मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको कंप्यूटर पे मतलब एक तरह से जो बोलते हो ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके जो होंगे वो 80 क्वेश्चंस होंगे। आपको 80 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये 80 क्वेश्चन नंबर कितने लाएंगे, 160 नंबर के होंगे। मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। इतना तो समझ में आ गया।
कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा 80। अब कौन से पार्ट से कौन कितने नंबर पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले आप बात करो जनरल नॉलेज जिसके बारे में बात करते हो, ठीक है, तो उसके आएंगे आपके 20 क्वेश्चंस, ठीक है। रीजनिंग की आप बात करो तो रीजनिंग के भी आएंगे 20 क्वेश्चंस। गणित की बात करोगे तो गणित के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, और आप इनमें से लैंग्वेज में से दोनों में से कोई एक लेनी होती है, नहीं तो आप अंग्रेजी चुनोगे या फिर हिंदी, तो मोस्टली लोग हिंदी चुनते हैं, और इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, आपने देख लिया यहाँ पे रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आपको मिल गए, फिर आपने देखा जीके जीएस के भी 20 क्वेश्चन मिल गए आपको, फिर उसके बाद में आपने देख लिया मैथ के भी 20 क्वेश्चन मिल गए, और फिर आपने देख लिया हिंदी के भी 20 क्वेश्चन मिल गए। अब ये सारे मार्क्स एक जो भी होगा, कोई भी एक क्वेश्चन ये 2 नंबर में होगा, तो ये 20 जो क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे ये 40 नंबर के हो जाएंगे। ऐसे ही जीके भी आपका 40 नंबर का आएगा, ऐसे ही आपकी मैथ भी 40 नंबर की हो जाएगी, और हिंदी भी आपकी 40 नंबर की हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि आपके 4 सेक्शन से क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग, जीके, मैथ और हिंदी। चारों सेक्शन से 20-20 नंबर के 20-20 क्वेश्चन आने हैं, 20 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर की जीके, 20 नंबर की मैथ और 20 नंबर की हिंदी। अब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो रीजनिंग भी आपकी 40 नंबर की हो जाएगी, जीके भी आपकी 40 नंबर की हो जाएगी, मैथ भी आपकी 40 नंबर की हो जाएगी, और हिंदी भी आपकी 40 नंबर की हो जाएगी। इस तरह से टोटल नंबर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपके 80 होंगे, और पूरा पूर्णांक आपका जो पेपर होगा वो 160 नंबर का होगा, ठीक है। अब कितना टाइम मिलेगा आपको ये 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटा का मतलब क्या हो गया, आपको 60 मिनट मिलेंगे। 60 मिनट मतलब कि 80 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, अगर आप ठीक से एनालिसिस करोगे तो बहुत सारे लोगों को कंटेंट तैयार होता है, क्वेश्चन आता रहता है, बट वो यहाँ पे फेल हो जाते हैं। कैसे फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। उनको क्वेश्चन आता है, बट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन आने से मतलब नहीं होता, वो एक पार्ट है, बट आपको आंसर करना है विद इन टाइम में। कि अगर आप सोचो 80 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए भी 1 मिनट नहीं है, और आप सोचो कि हम बैठ के आराम से पेपर दे देंगे, तो नहीं। आपको पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, और वो भी प्रैक्टिस कैसे करनी है, विद इन टाइम, टाइमर लगा के, कि आप 80 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो कि 55 से 60 मिनट के बीच में निपटाओ, 50 से 55 मिनट के बीच में प्रैक्टिस करो कि क्या कर सकते हो, कर सकते हो, तब आप एग्जाम में जाओगे और 60 मिनट में आप 80 क्वेश्चन को ठीक से टैकल कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात हो गई प्रैक्टिस। अगर आप बातों को सिंसियरली समझ रहे होगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। अगर आपने भी ठीक से प्रैक्टिस कर ली तो फिर आप इस एग्जाम को आराम से क्लियर कर लोगे, क्योंकि इसका बहुत हाई फाई लेवल नहीं रहेगा, बट ये चीज बहुत मैटर करेगी, बहुत मैटर करेगी। चलो आगे देख लेते हैं कुछ चीजें जो हैं। तो हम देखेंगे अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि जीके में क्या क्या आपका सिलेबस आएगा। तो जीके में जो भी सिलेबस आपका आ रहा है उसके बारे में बात कर लीजिए। तो सबसे पहले भारत और उसके पड़ोसी देश आ गया, खेल आ गया, उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे इतिहास भी आएगा, संस्कृत आएगी, भूगोल आएगा, फिर आर्थिक दृष्टि देख लेंगे। ऐसे ही इधर देखोगे तो सामान्य राजनीति की बात करोगे, संविधान की बात करोगे, वैज्ञानिक अनुसंधान जो हुए हैं, सामान्य विज्ञान की बात करोगे। ये सारा आपका जीके का पोर्शन है। अब क्वेश्चन आता है कि सर जी जीके का तो बहुत सिलेबस वास्ट है, इसको तैयार कैसे करें। यहीं पे एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आप जीके को ऐसे नहीं तैयार करो कि जीके पढ़ो। सबसे पहले तो सब्जेक्ट जीके में कौन पढ़ रहे हो, जैसे मैंने कहा साइंस, साइंस में क्या पढ़ रहे हो, चलो जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में क्या पढ़ रहे हो, उसके भी चैप्टर्स हैं। सेल है, क्या सेल पढ़ रहे हो आप, तो सेल पढ़ो, तो सेल पढ़ो, सेल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। इस तरह से अगर आप पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज अगर आप चीजों को क्लियर करोगे तो जीके बहुत आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये हो गया आपका जीके का सिलेबस। मैथ में क्या क्या आ रहा है, तो मैथ में संख्या पद्धति आ रही है, संपूर्ण संख्याओं की गणना आ रही है, दशमलव का अंश, अभी आप डेसिमल वाले क्वेश्चन हमारे सर करवा रहे होंगे, अर्पित सर की क्लासेस आप देख रहे हो कंटिन्यू। फिर आप देखोगे भिन्न क्या होती है, भिन्नों से संबंधित सिंपल जो जोड़ घटाना गुणा भाग होता है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये चीजें पूछी जाती हैं। फिर मौलिक अंकगणित जो बेसिक अंकगणित होती है जिसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आ जाते हैं वो यहाँ पे पूछा जाएगा। परसेंटेज पूछा जाता है, रेशियो अनुपात जिससे बोलते हो आप वो पूछा जाएगा,
एवरेज पूछा जाएगा जिसको औसत आप बोलते हो। उसके साथ में आप देखोगे तो ब्याज पूछा जाता है, लाभ और हानि प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट माने छूट हो गया, क्षेत्र मिति, समय दूरी, अनुपात समानुपात और वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ये सारे चैप्टर हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन पे जाएंगे, आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। सर ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई, आप एक बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ने बहुत मेहनत करी है, और अगर आप ठीक से इसको देख लेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, ये आपने मैथ का सिलेबस देखा, अभी रीजनिंग की बात आती है तो इसमें एनालॉजी आएगी, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस आएंगे। उसके बाद में आप देख लोगे तो डिस्क्रिमिनेशन भी आ रहा है, ऑब्जर्वेशन भी आ रही है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट भी आएंगे, जो अर्थमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग होती है वो, क्लासिफिकेशन, मतलब वही चीज सारी चीजें आ रही हैं जो किसी भी आप दूसरे एग्जाम में देखते हो। अच्छा, नॉन वर्बल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आप देखोगे यहाँ पे, और लोगों के ये क्वेश्चन थोड़े से मिस्टेक हो जाते हैं या इनमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है और कैसे आती है और इसको टैकल कैसे कर सकते हैं, ये बहुत जल्दी आपकी रीजनिंग क्लासेस यहाँ पर भी चलेंगी। आप उनमें रीजनिंग के जो हमारे सर जी होंगे वो आपको बताएंगे कि नॉन वर्बल में प्रॉब्लम क्या आती है। और आप समझो कोई चीज आप रट लेते हो तो रीजनिंग आप सॉल्व हो गई, पीछे की क्वेश्चन कुछ कर लिए, बट नॉन वर्बल में कुछ रटने वाला, वहां पे आपको कॉमन सेंस का यूज करना है। दैट्स वाई कि लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, जो हमारी नेक्स्ट स्लॉट है उसमें हिंदी के सिलेबस के बारे में बात कर लेंगे। तो हिंदी में, अच्छा हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, आपको सिलेबस तो दिया हुआ है, सिलेबस की तैयारी कैसे करनी, हिंदी तो बहुत बड़ा बहुत सिलेबस रखता है। तो हिंदी में टॉपिक वाइज पढ़ लो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा शब्द शुद्धि, अब शब्द शुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आप बस टॉपिक ये डालो, जो भी बुक है आपके, या ये टॉपिक देखो, अगर ये आपने पढ़ लिया तो इसको टिक कर दो, ये सिलेबस लिख के रख लो। इस सिलेबस को लिख के रखने के बाद में आप इस टॉपिक को पढ़ चुके, इसको टिक कर दीजिए, अशुद्ध शब्दों से रिलेटेड पढ़ चुके उसको कर दीजिए, वाक्य पढ़ चुके तो इसको टिक कर दीजिए, अनेकार्थी पढ़ चुके तो इसको टिक कर दीजिए, अंग्रेजी के परिभाषी गण वाले शब्द पढ़ चुके तो इसको टिक कर दीजिए। ऐसे जो जो हमारे टॉपिक है, चाहे संधि हो, विलोम हो, लोकोक्ति हो, पढ़ते रहिए, टिक करते रहिए, ताकि आपको पता चले कि आपने पढ़ाई कितनी करी है, आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है और अभी कितना पढ़ना है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, जो हमारे कुछ पॉइंट हैं उस पर। तो इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इसके लिए हम मैथ के टीचर हमारे अर्पित सर जी हैं, उनका भी सहयोग चाहेंगे कि वो आके बच्चों को ये बताएं कि ये जो 2.5 महीने का समय है उसमें हमारे बच्चे कैसे एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अर्पित सर, देखो अब टाइम बहुत कम बचा है, जैसा कि 2.5 महीने का टाइम है, तो टाइम इतना लार्ज है नहीं कि हम लोग कि इतना सोचे कि मतलब है कि अब वैकेंसी आई है, आज हम फॉर्म भरेंगे, सर ने बता भी दिया है कि फॉर्म भरना, और फॉर्म भरना, पहले फॉर्म भरें तो उतना जब सोचेंगे कि हम 4 दिन बाद फॉर्म भरें, 8 दिन बाद फॉर्म भरें, यानी 24 का है, तो इसे आपको क्या है 30 तक नहीं जाना है, यहाँ 24 आइए तो आज रुक जाना, कल रुक जाना, क्योंकि साइड का इशू रहता है, तो 26 से 28 के बीच में इस दोनों में कर देना, 26 से 28 के बीच में इस फॉर्म को कर देना, क्योंकि साइड बिजी इसमें नहीं जाएगी। अब बचा मैथ का पोर्शन आता है जो जीडी का है, तो पिछले जो एग्जाम देखा जाए 20 मार्क की मैथ आई थी, 20 मार्क की, क्योंकि इसका पैटर्न जो चेंज हुआ है, 20 मार्क की मैथ आई, 20 क्वेश्चन थे, 20 मार्क में सॉरी 20 क्वेश्चन थे, 20 किसके थे, हिंदी के थे, और 20 ही तुम्हारे रीजनिंग के थे, और 20 ही जीके के थे, इसमें सब चीजें आ जाती है। तो आपको क्या करना है, 20 आपको मैथ और रीजनिंग और हिंदी, ये तुमको 60 मार्क, ये आप ये गांठ मान लो कि पूरे में पूरे लाना है, और मैथ आप बहुत अच्छे से करना है। जी सर, मैं यही बता रहा था, ठीक है, जी मैं यही बता रहा था कि इसमें सबसे पहला जो पोर्शन है आपको जो रणनीति में आएगा उसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको सॉल्व करने जी, हैं, प्रीवियस ईयर के जो वो क्वेश्चन तो है, करना है, वो तो करना है, हर बच्चे जो है सर, वो तो बच्चों को प्रीवियस ईयर करना जो है क्वेश्चन पूरा। होंगे आपको वो प्रैक्टिस करने, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करने, उसके वो बाद में उसके लिए आपको मॉक टेंशन ना लगाने लें हैं। बच्चे, उसके लिए सर टेंशन ना लें, उसके लिए हम बराबर प्रैक्टिस सेट कराएंगे, और निरंतर जुड़े रहोगे तो अच्छा खासा पीवाईक्यू हम कराएंगे। और चलो ये ठीक है सर, नहीं ये कि चैनल पे तो क्लासेस चलेंगी ही, मैं जो बता रहा हूँ कि जी यही सर, मेनली करना ही है। आप चैनल से पढ़ रहे हो बहुत बढ़िया है, आप बुक से पढ़ रहे हो बहुत बढ़िया है, कहीं से भी पढ़ रहे हो आप, आपको देखना आपका सिलेक्शन है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहे आप बुक से करो, चैनल पे सर करा रहे हैं उनसे करिए। मॉक टेस्ट दूसरे नंबर पे आता है, आप मॉक की प्रैक्टिस कीजिए एज मच एज यू कैन। अगर आप ठीक से मॉक कर ले रहे हो
क्योंकि यहाँ से आपकी टाइमिंग इंप्रूव हो जाएगी। यू हैव टू सॉल्व 80 क्वेश्चन विद इन 60 मिनट एंड दैट्स नॉट अ इजी गेम। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है और आपको मॉक लगाने ही है। फिर टॉपिक वाइज स्टडी जो मैंने लिखा है, चौथा पॉइंट, तीसरा टॉपिक वाइज स्टडी। जैसा मैंने हिंदी में बताया कि अगर आप विलोम पढ़ रहे हो तो विलोम पे टिक करो, मैंने विलोम पढ़ लिया। ऐसा नहीं कि हिंदी का भी जो भी खुल जा रहा है वो पढ़ रहा हो, नहीं। आपके पास सिलेबस होना चाहिए, सारे टॉपिक लिखे होने चाहिए, उन टॉपिक से रिलेटेड कितना आपने पढ़ लिया और कितना पढ़ना है, ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि पीटी एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन देनी थी मैंने आपको बता दी कि पीटी में ऐसा नहीं है कि आपका एक दिन में पीटी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है उस एग्जाम के लिए भी आपको अभी फॉर्म भरने के बाद में, जैसा सर ने बताया कि 26 से 28 के बीच में, मैं तो कहता हूँ 30 तक आप हर हाल में भर दो फॉर्म। 30 तक आपका फॉर्म भर गया, उसके बाद में जो होगा इसमें जो करते हैं 26 से 28 के बीच में, इसमें रहता है कि सर्वर का इशू रहता है, तो इसमें साइट क्या होती है, साइट क्रैश होने का इशू आ जाता है इसमें। इसमें का सर जो होता है 26 से 28 का बीच ये अच्छा टाइम है। इसमें ना साइट बिजी होगी, ना मतलब कि इसमें कोई दिक्कत आएगी। तो ठीक है, ये चीज तो हो गई हमारी। अब आपने सर ने बता दिया कि 26 से 28 के बीच में फॉर्म भर दीजिए। मैं तो कहता हूँ, फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप 30 मान लो, मोटा मोटा 30 तक आपका फॉर्म भर जाना चाहिए और आपकी तैयारी इतना कर लो, जितना सर बोल रहे हैं उतना जरूर करो। ठीक है। उसके बाद में सर ने जो ये बताया है कि आप यहाँ पे आप एक चीज ये नोटिस कर लो कि 20-20 नंबर के जो आपके पोर्शन आ रहे हैं, मतलब 20-20 क्वेश्चन के जो पोर्शन आ रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स कहाँ पे गेन कर सकते हो? तो आपने देखा हिंदी का जो पोर्शन है ये कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होता है। तो पहले आप हिंदी देख लेते हैं। इस 20 नंबर में मैक्सिमम आप हिंदी स्कोर कर पाओगे। ठीक है, हाँ 20 क्वेश्चन जो आपके हैं इसमें आप मान के चलिए आपने, एक सेकंड सर, 18 क्वेश्चन आपने बनाने ही बनाने हैं, ये आपको मान के चलना है। दूसरे नंबर पे आपकी मैथ आती है। मैथ में भी जो आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आप ये मान के चलो कि आपके 17 से 18 क्वेश्चन 100% होने चाहिए। अगर आप इससे कम कर रहे हो मतलब आप पीछे हो रहे हो। बहुत कड़वा है, बहुत सही है। मैथ में अगर आप लेस देन 17 पे आ रहे हो मीन्स आप पीछे हो रहे हो। बहुत कड़वा है, अभी एक्सेप्ट कर लो, 2.5 महीने। नेक्स्ट, जब बात आती है हिंदी और मैथ की बात हमने कर ली, अब हमारा बचता है एक पोर्शन रीजनिंग का। तो रीजनिंग भी कोई ऐसा नहीं आ रहा है जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े। तो रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हो? मैं तो कहता हूँ 17 से 18 क्वेश्चन रीजनिंग में भी आपके आसानी से बन जाने चाहिए। उसके बाद आपका जो सबसे मेन पोर्शन बचता है जिसमें बहुत लड़कों को डर भी रहता है, जीएस का पार्ट। जीएस के पार्ट में जो तरीका मैंने बताया है अगर आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो आप 15 क्वेश्चन को अगर आप टच कर पा रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। 15 क्वेश्चन इज मोर देन एनफ इन जीएस पोर्शन। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो 17, 17, 34 और 18, 52 और 52 और 15, 67 क्वेश्चन हो जाएंगे। 67 क्वेश्चन में अगर आप नंबर देखोगे तो इस तरह से 134 134 के आसपास में नंबर आ रहे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं इफ यू आर क्रॉसिंग 130 इन दिस एग्जाम तो आप ये मान के चलो कि आपको पीटी के लिए बुलावा आना और आपका फाइनल सिलेक्शन भी होना है। मेरिट कितनी भी बढ़ जाए, 130 नंबर के ऊपर अगर आप ला रहे हो तो आप 100% श्योर हो। और यही रणनीति आपको बनानी है। इस रणनीति के साथ में अगर आप काम करोगे, जैसे मैथ्स वाले सर ने भी कहा था, जैसी जैसी चीजें 20-20 क्वेश्चन जहाँ पे जैसे मैथ्स के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं तो आप मैथ्स में आकर के वो सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। बस विद इन टाइम, मेन चीज ये है विद इन टाइम। ये चीज अगर आपने कवर कर ली तो बाकी सारी चीजें आसान है। क्यों सर? हमारे बच्चों को सर बेस्ट ऑफ लक बोलिए और बाकी बेस्ट ऑफ लक। पहले क्या करना है, जैसे सर ने बताया, पहले क्या करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर क्या करना है, फिर प्रैक्टिस करना है, हम कराते रहेंगे हम लोग। फिर मॉक टेस्ट करना है। मॉक वो भी मतलब है अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद करो, या तो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट करते रहो। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और जो चीजें हैं जो आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिएगा। आप लोगों का डाउट नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में आज का ये लेक्चर खत्म करते हैं और हम ऐसी ही जानकारी करियर टीवी पे भी लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कोशिश करिए करियर टीवी पे जो भी मैथ्स की क्लासेस, और रीजनिंग की हमारे क्लासेस, चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, क्योंकि हम लोग फ्री में जो कंटेंट बोले हैं अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कराते रहेंगे, वो हम कर रहे हैं। और हमारी टीम भी अच्छा खासा कर रही है, तो आप देख ही रहे होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों बहनों को जोड़ते रहिएगा। और अगर सिलेक्शन पाना है तो आपको करियर टीवी पे तो आना ही है। करियर टीवी आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देती है, पहली चीज। आपको एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन देती है।
टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देती है। कोई हम लोग उल-जुलूल की बातें, फालतू की बातें कि चैनल को चलाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, हम ना वैसे थे, ना वैसे हैं और भविष्य में भी ना हम वैसे होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की जानकारी पसंद आ गई हो। अगर आपका कोई भी डाउट अभी भी है, आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दो। हम 100% आपको श्योर करते हैं कि हम उसका आंसर आपको ज़रूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक हमारी जो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस की क्लासेस चल रही हैं, जो हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, आप उन पे ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए। हमारे चैनल करियर टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक पहुँचाते रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।